हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एरिस्टोटल के द्वारा दिए गए लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन को स्टडी करने वाले हैं। एरिस्टोटल, जिनको हम अरस्तु के नाम से भी जानते हैं, उनका जन्म 384 बीसी पूर्व स्ट्रॉग या यूनान में हुआ था। ये जो थे एक बहुत बड़े फिलोसफर थे और इन्होंने फिलॉसफी और साइंस के विभिन्न क्षेत्रों में इनकी बहुत सारे योगदान रहे। इन्होंने बहुत सारे डिस्कवरी रिसर्च किए और इनके द्वारा बहुत सारे बुक्स की भी रचनाएं की गई और अंततः इनकी मृत्यु जो है 322 बीसी यूनान में ही हो गई। तो एरिस्टोटल थे वह साइंस के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान किए थे। खासकर विशेषकर जो है वह फिजिक्स और बायोलॉजी के क्षेत्र में उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए एरिस्टोटल को हम लोग फादर ऑफ साइंस के उपाधि से भी सम्मानित करते हैं। इसके अलावा बायोलॉजी के क्षेत्र में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर ऑब्जर्वेशन किया, उसके ऊपर उन्होंने बहुत सारी रचनाएं भी की, बुक्स वगैरह लिखे। तो इनको जो है फादर ऑफ बायोलॉजी के सम्मान से भी उपाधि से सम्मानित किया जाता है। एरिस्टोटल के द्वारा एक बुक्स लिखी गई थी जिसको बायोलॉजी का फर्स्ट बुक कहा जाता है। उस बुक्स का नाम था एनिमल मैमेलियम और इस एनिमल मैमेलियम बुक्स के अंतर्गत हमारे आसपास जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं उन सभी एनिमल्स का मॉर्फोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया और मॉर्फोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन कर इस बुक्स के अंदर उसका एक्सप्लेन किए। तो इससे ये पता चलता है कि एरिस्टोटल जीव जंतुओं के ऊपर उनका ज्यादा फोकस था, उनसे ऊपर उन्होंने ज्यादा जो है ऑब्जर्वेशन किया था, इसलिए उनको फादर ऑफ जूलॉजी के सम्मान से भी सम्मानित किया जाता है। तो एरिस्टोटल के द्वारा जो क्लासिफिकेशन दिया गया था उस क्लासिफिकेशन को अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है। तो अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जब साइंटिस्ट लोगों ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन करना शुरू किया तो उसको किंगडम क्लासिफिकेशन का नाम दिया गया। लेकिन किंगडम क्लासिफिकेशन शुरू होने से पहले जो साइंटिस्ट लोग थे, जैसे कि एरिस्टोटल थे, थियोफ्रेस्टस थे, तो उन लोगों ने क्लासिफिकेशन जो दिया, जो न्यू किंगडम क्लासिफिकेशन में के जो साइंटिस्ट लोगों ने 2 किंगडम 3 किंगडम क्लासिफिकेशन जब शुरू किया, उससे पहले का जो क्लासिफिकेशन था जो एरिस्टोटल ने किया या थियोफ्रेस्टस ने किया, उस क्लासिफिकेशन को अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है। तो इनका जो क्लासिफिकेशन था वह बहुत ही सिंपल था और बहुत बेस्ड ऑन वन और फ्यू कैरेक्टर्स। इसमें ज्यादा जो है सो कैरेक्टर को नहीं वे लोग लेते थे, 1 या 2 कैरेक्टर्स के आधार पर ही वे क्लासिफिकेशन करते थे। एनसीईआरटी का जो लाइन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एरिस्टोटल के बारे में लिखा हुआ है कि एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट a more scientific basis of classification। यानी कि एरिस्टोटल जो थे ये वैसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्लासिफिकेशन करने का काम किया था। उसके बाद इनका जो क्लासिफिकेशन था वह बेसिस था किस पर? हैबिट और मॉर्फोलॉजी। यानी कि ये बाहर से जैसा भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखता था उसको देखकर, उसको ऑब्जर्व कर उसका शेप, साइज, स्ट्रक्चर, कलर, हैबिटेट, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, ये सब जो बाहर से ऑब्जर्व किया जा सकता है उसको वह देखकर और वे क्लासिफाई करते थे। तो इनका जो पूरा क्लासिफिकेशन था वह मॉर्फोलॉजिकली था। तो उन्होंने क्या किया था कि एरिस्टोटल ने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उन सभी को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया। लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया। एक हो गया प्लांट्स और दूसरा एनिमल्स। इसमें इन्होंने देखा कि वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो मूव नहीं कर सकते, तो प्लांट्स जो होते हैं
वह मूवेबल नहीं होते हैं, यानी कि यह मूव नहीं कर सकते। तो जो मूव नहीं कर सकते उसको उन्होंने जो है सो प्लांट के कैटेगरी में डाल दिया, और जो मूव कर सकता था उसको उन्होंने एनिमल के कैटेगरी में डाल दिया। तो इस तरह से जो है एरिस्टोटल ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में बांट दिया, प्लांट एंड और एनिमल। उसके बाद इन्होंने प्लांट्स को तीन ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया। एक हो गया हर्ब्स, दूसरा हो गया श्रब्स, और तीसरा जो ग्रुप उन्होंने बनाया वह था ट्रीज। हर्ब्स के अंतर्गत उन्होंने वैसे प्लांट को रखा जो बहुत ही सिंपल था, सॉफ्ट स्टेम था, बहुत ही वीक प्लांट होता है। तो इसके अंतर्गत उन्होंने हर्ब्स के अंतर्गत जो प्लांट रखा विथ सॉफ्ट स्टेम, जिसका स्टेम जो है सो बहुत ही ज्यादा कोमल होता है, नाजुक होता है। उसके बाद ये जो हर्ब्स थे इनका प्लांट बॉडी जो था, प्लांट बॉडी बहुत ही कोमल, वीक, बहुत ही कमजोर, और इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत ही कम होता है, बहुत छोटा होता है। ये ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 महीने, 6 महीने, 1 साल के अंदर में ही ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। तो लाइफ स्पैन वेरी शॉर्ट। और इसका एग्जाम्पल हो गया, आप जितने भी ग्रासेस देखते हो अपने आसपास वह सभी जो है सो हर्ब्स कहलाएगा। ग्रासेस हो गए, ग्रास जितने भी हैं। उसके अलावा जो सीड बेयरिंग प्लांट है जैसे कि पैडी, वीट, ये सभी जो है सो हर्ब्स के अंतर्गत आते हैं। हर्ब्स प्लांट जो है कुछ इस तरह के होते हैं। उसके बाद इनका जो दूसरा जो ग्रुप था वह था श्रब्स। तो श्रब्स में जो है सो क्या होता है, विथ वेरियस स्टेम। इसमें जो है सो कई स्टेम होते हैं, एक से ज्यादा स्टेम भी देखने को मिलता है। इसीलिए ये जो पौधा होता है झाड़ीदार होता है, बुशेज, जिसको बुशेज कहते हैं, झाड़ीदार। इसमें इसका जो प्लांट बॉडी होता है वह थोड़ा हर्ब से ज्यादा मजबूत होता है, यानी कि प्लांट बॉडी जो होता है इसका वुडी होता है, प्लांट बॉडी वुडी। उसके बाद इसका जो लाइफ स्पैन होता है वह हर्ब से ज्यादा होता है। ये लगभग जो है सो 2 साल, 4 साल, 5 साल, कुछ श्रब्स ऐसे होते हैं जो 8 साल, 9 साल, 10 साल तक भी जिंदा रहते हैं, यानी कि इतने समय लेते हैं अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में। तो इसका लाइफ स्पैन जो है, लाइफ स्पैन ऐसा माना जाता है अप टू 10 इयर्स, लगभग 10 साल तक इसका लाइफ स्पैन होता है। और इसका एग्जाम्पल हो गया रोज, जो गुलाब होता है, तुलसी, है ना, ये सब, लेमन, ये सभी जो है सो मेहंदी, ये सब श्रब्स के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद जो इधर तीसरा ग्रुप था वह था ट्री। तो ट्री जो होता है इसमें सिंगल स्टेम होते हैं, विथ सिंगल स्टेम। इस सिंगल स्टेम को हम लोग ट्रंक कहते हैं, ट्रंक। उसके बाद ये बहुत वुडी होता है, प्लांट बॉडी
ओडी वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत होता है। उसके बाद इसका जो लाइफ साइकिल होता है, लाइफ स्पैन वेरी लॉन्ग, ये सालों साल तक जिंदा रहते हैं, ये बहुत लंबे समय तक जीवित रहते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो हजारों साल तक जीवित रहते हैं, उनको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में हजारों साल लग जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो गया नीम, पीपल, बनियान, मैंगो, ये सारे जो है सो ट्रीज के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से एरिस्टोटल ने पूरे प्लांट्स को जो है सो 3 ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया था, हर्ब, श्रब्स और ट्रीज। तो एरिस्टोटल ने एनिमल्स को भी फर्दर जो है 2 ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया, इनेमा और एनाइमा। इसमें जो है ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, ई और ए का फर्क है, इनेमा एनाइमा। तो इनेमा के अंतर्गत उन्होंने उस ऑर्गेनिज्म को रखा, यानी कि इसमें मेनली वर्टिब्रेट आते हैं जिसमें आरबीसी प्रेजेंट होता है। द वर्टिब्रेट animals which having red colored blood, और इसमें जो है रेड कलर अगर ब्लड है तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें आरबीसी प्रेजेंस है, आरबीसी प्रेजेंस। उसके बाद एनामा में इसमें इनवर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म को रखा गया, द इनवर्टिब्रेट एनिमल्स which having no red colored ब्लड। तो इसका जो है सो रेड कलर का ब्लड नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि यहां पर एब्सेंस ऑफ आरबीसी, इसमें आरबीसी मौजूद नहीं है। फिर इनेमा को उन्होंने फर्दर 2 ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया, विविपेरस एंड ओविपेरस। विविपेरस में क्या होता है कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो बर्थ करते हैं यंग वंस को, द एनिमल्स गिविंग बर्थ टू यंग वंस, जो अपने समान जीव को जन्म देते हैं। इसमें जितने भी मैमल्स होते हैं वह सभी आ जाते हैं। मैमल्स जितने हैं वह सभी इसके अंतर्गत आ रहे हैं, जिसमें काऊ, बफेलो, मैन भी उसके अंतर्गत आते हैं। ओविपेरस में वैसे जीव आते हैं, वैसे एनिमल्स आएंगे जो एग देते हैं, द एनिमल्स विच लेइंग एग्स, जो अंडे देते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग ओविपेरस कहते हैं। इसके अंतर्गत आगे जाएंगे, इसका एग्जांपल हो जाएगा जितने भी एम्फीबियंस हैं, एम्फीबियंस, उसके अलावा रेप्टाइल्स, फिशेज भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी जो है सो ओविपेरस हो गए। फिर एनाइमा को भी जो है सो एरिस्टोटल ने फर्दर कुछ क्लासेज में क्लासिफाई कर दिया, इसको क्लास में उन्होंने बांट दिया। जैसे क्लास 1 इसके अंतर्गत जो है सो सिफेलोपोडा, क्लास 2 में क्रस्टेशिया, फिर क्लास 3 में इंसेक्ट और स्पाइडर को उन्होंने रखा, क्लास 4 में मोलस्का एंड इकाइनोडर्मेटा, और क्लास 5 में
स्पॉन्जेड एंड सिलेंट्रेटा को उन्होंने रखा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एरिस्टोटल का जो ये क्लासिफिकेशन था वह कंप्लीट आर्टिफिशियल था। तो इस तरह से एरिस्टोटल वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर एंड ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।